नमस्कार। सोचिए, एक माँ का सपना जो सिर्फ एक सपना नहीं बल्कि एक पूरे देश की क्रांति की भविष्यवाणी हो। आज हम गोपाल प्रसाद रिमाल की इसी जबरदस्त कविता आमा को सपना के गहरे मतलब को समझने वाले हैं। अच्छा, इस कविता की आत्मा को समझने के लिए ना हमें पहले उस चिंगारी को समझना होगा जिसने इसे जलाया। मतलब कवि गोपाल प्रसाद रिमाल और वो दौड़ जिसमें वो जी रहे थे। तो ये हैं गोपाल प्रसाद रिमाल, जिन्हें नेपाली गद्य कविता का पायनियर माना जाता है। वो एक ऐसे समय में लिख रहे थे जब नेपाल पर दमनकारी राणा शासन का राज था, और उनके लिए कविता सिर्फ शब्द नहीं थी, वो लोकतंत्र के लिए एक हथियार थी। इसीलिए उनकी कविताओं में देशभक्ति और क्रांति की आग साफ महसूस होती है। असल में ये कविता एक बहुत ही गहरा एलेगोरिकल डायलॉग है। यहाँ माँ कौन है? वो है नेपाल माता का प्रतीक, और उनका बेटा वो उस समय के नेपाली लोगों का प्रतीक है। ये एक चाबी की तरह है जो पूरी कविता को हमारे लिए खोल देती है। तो आखिर ये कविता हमें बताने की क्या कोशिश कर रही है? चलिए इसके कोर मैसेजेस या यूं कहें कि इसके मुख्य विषयों को देखते हैं। देखिए, ये कविता 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला है क्रांतिकारी आदर्शवाद, मतलब ये मानना कि पुरानी भ्रष्ट व्यवस्था को खत्म करना ही होगा। दूसरा है राष्ट्रवाद, जिसमें देश को एक माँ के रूप में दिखाया गया है। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, वो है जड़ता को तोड़ना। ये एक सीधी पुकार है कि सिर्फ चुपचाप सुनने वाले मत बनो, बल्कि उठो और इतिहास बनाओ। और इन्हीं विचारों के साथ कविता की कहानी शुरू होती है, एक माँ के बहुत ही शक्तिशाली सपने से। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसमें आग भी है और बर्फ भी। तो कविता शुरू कैसे होती है? एक बहुत ही सीधे से सवाल से। बेटा अपनी माँ से पूछता है, क्या वो दिन कभी आएगा? वो दिन से उसका मतलब है क्रांति का दिन। ये सवाल भले ही छोटा हो, पर इसमें पूरे देश की बेचैनी छिपी है। और माँ का जवाब वो बहुत ही पावरफुल है। वो कहती हैं कि जो बदलाव आने वाला है वो आग और बर्फ से भी ज्यादा असली और छूने लायक महसूस होगा। मतलब ये कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक ठोस सच्चाई है जो आने ही वाली है। ये आग और बर्फ वाला आइडिया बहुत ही गहरा है। आग क्या है? वो है क्रांति की ज्वाला जो सारे भ्रष्टाचार को जलाकर राख कर देगी। और बर्फ, वो उस क्रांति के बाद आने वाली पवित्रता और शांति का प्रतीक है। तो ये एक ही साथ विनाश और एक नई शुरुआत दोनों का प्रतीक है। तो चलिए अब कविता की सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट पर आते हैं। माँ की चिंता अपने बेटे की निष्क्रियता को लेकर और उनका वो सपना कि वो भविष्य में कैसा बनेगा। यहाँ माँ अपनी चिंता जाहिर करती हैं। वो कहती हैं कि सच्चाई के मीठे गीत ने बेटे को अपनी खोखली बांसुरी नहीं बनाया। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बेटे ने सच सुना तो है, पर उस सच को अपने अंदर से बहने नहीं दिया, उसे एक्शन में नहीं बदला। वो बदलाव का जरिया बनने के बजाय सिर्फ एक सुनने वाला बना हुआ है। ये स्लाइड अतीत और भविष्य का फर्क बिल्कुल साफ दिखाती है। अतीत में क्या हो रहा है? माँ अपने कमजोर बेटे को संभाल रही हैं, जो सच को बस एक कहानी की तरह सुनता है। लेकिन भविष्य के सपने में कहानी पूरी तरह पलट जाती है। अब एक योद्धा बेटा युद्ध में जाने से पहले अपनी माँ को हिम्मत दे रहा है। वो अब सच को सिर्फ सुन नहीं रहा, बल्कि उसे खुद देख रहा है, उसे जी रहा है। तो सबसे बड़ी बात यही है, ये जो रोल रिवर्सल हुआ है, यही असली बदलाव है। बेटा अब सिर्फ हिम्मत लेने वाला नहीं, बल्कि हिम्मत देने वाला बन गया है। वो देश के लिए एक निर्भर बच्चे से एक रक्षक बन जाता है। चलिए अब कविता के पावरफुल और होपफुल कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं, जो बदलाव की सर्टेनिटी के बारे में है। कविता खत्म होती है उषा यानी भोर की अटूट निश्चितता के साथ। माँ पूरी तरह ऑप्टिमिस्टिक हैं। उन्हें यकीन है कि जैसे रात के बाद दिन आता ही है, वैसे ही ज्ञान और स्वतंत्रता का एक नया दौर जरूर आएगा। पर इस उम्मीद का सबूत कहाँ है? माँ को ये सबूत बच्चों की आंखों में दिखता है। वो कहती है कि परिवर्तन की छाया तो उनमें पहले से ही मौजूद है। ये बात साबित करती है कि क्रांति कोई दूर का सपना नहीं, बल्कि एक बीज है जो अगली पीढ़ी में पहले ही उगना शुरू हो गया है। तो संक्षेप में ये कविता हमें एक सफर पर ले जाती है। ये शुरू होती है दमनकारी राणा शासन की पृष्ठभूमि से, फिर आती है राष्ट्र की निष्क्रियता पर नेपाल माँ की पीड़ा, फिर आग और बर्फ वाले उद्धारकर्ता की भविष्यवाणी, उसके बाद युवाओं का निष्क्रिय सुनने वाला से एक सक्रिय योद्धा में बदलना, और आखिर में स्वतंत्रता के एक नए युग का आना जो तय है।
कविता को और गहराई से समझने के लिए चलिए इसके कुछ जरूरी शब्दों का मतलब भी जान लेते हैं। पहला शब्द है उषा। इसका लिटरल मीनिंग तो भोर या सुबह है, लेकिन इस कविता में ये एक नई शुरुआत, उम्मीद और ज्ञान और स्वतंत्रता के दौर का सिंबल है। फिर है संग्राम, जिसका मतलब है एक बड़ी लड़ाई या संघर्ष। यह सिर्फ एक फिजिकल लड़ाई की बात नहीं है, बल्कि देश की आज़ादी के लिए एक आत्मिक लड़ाई भी है, जिसमें वो बदला हुआ बेटा आगे बढ़ेगा। और आखिर में जड़ता। इसका मतलब है निष्क्रियता या ठहराव। यही वो असल प्रॉब्लम है जिसे माँ चाहती है कि उसका बेटा और पूरा राष्ट्र दूर करे। ये कविता इस जड़ता की हालत को तोड़ने के लिए एक जोरदार आवाज है। तो आखिर में ये कविता हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कविता बच्चों की आंखों में एक नई सुबह के बीज देखती है। आज के जमाने में हम बदलाव के बीज कहाँ देखते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो रिमाल के समय से लेकर आज तक हमारे लिए रेलेवेंट है। नमस्कार। कभी ये ख्याल आया है कि एक रानी जिसने अपना सब कुछ खो दिया हो, वो आखिर सर्वाइव कैसे करती है? आज हम बिरहनी दमयंती की इसी क्लासिक कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है बिछोह के दर्द की और किसी भी हाल में जीने की जिद की। तो चलिए इस सफर को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत ही होती है दमयंती की इस दिल दहला देने वाली पुकार से। सोचिए जरा, वो अपने पति को पुकार रही हैं ठीक उस पल में जब उन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। तो चलिए उस सीन को समझते हैं। एक रानी दमयंती एक घने डरावने जंगल में अकेली जागती हैं और तब उन्हें एहसास होता है कि उनके पति राजा नल उन्हें वहीं छोड़कर जा चुके हैं। यहाँ उनका दुख कितना गहरा है ये देखकर सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मतलब पूरी तरह से अकेली और टूटी हुई वो पहाड़ों से, पेड़ों से, यहाँ तक कि जानवरों से पूछ रही हैं, क्या तुमने मेरे नल को देखा है? ये तो उनके गहरे अकेलेपन और एक बहुत लंबे विलाप की बस शुरुआत थी। तो अब हम उनकी सफर के अगले पड़ाव पर आते हैं। देखिए, यहाँ से उनका असली संघर्ष शुरू होता है। जंगल में जिंदा रहने की लड़ाई। उनकी जो मानसिक हालत थी ना, उसको समझने के लिए एक शब्द है किंग कर्तव्य विमूढ़। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है एक ऐसी हालत जब इंसान को समझ ही नहीं आता कि अब आगे करना क्या है। एकदम हैरान, कंफ्यूज्ड। दमयंती की हालत बिल्कुल ऐसी ही थी। जंगल में उनकी एक कठिन परीक्षा चलती है पूरे 3 दिनों तक। पहले दिन वो बस बिना किसी मंजिल के नल को पुकारती हुई भटकती रहती हैं। दूसरे दिन जिंदा रहने के लिए जंगली कंद मूल खोजकर खाती हैं। और तीसरे दिन तक थकान तो उन पर हावी होने लगती है, पर साथ ही उनका इरादा भी मजबूत होने लगता है। और यहीं पर कहानी एक बहुत ही जरूरी मोड़ लेती है। अब दमयंती सिर्फ एक हेल्पलेस विक्टिम नहीं है, वो एक ऐसा फैसला लेती हैं जिससे वो अपनी किस्मत को अपने हाथों में ले लेती हैं। लेकिन इससे पहले एक सवाल मन में आता है, क्या किसी खतरनाक जगह पर खूबसूरती एक बोझ, एक मुसीबत बन सकती है? दमयंती के लिए इसका जवाब था हाँ। तो उनका जो अगला कदम था वो कोई पागलपन नहीं था, बल्कि एक सोची समझी चाल थी। वो ये समझ जाती है कि इस जंगल में उनकी शाही खूबसूरती शिकारियों को दावत देने जैसी है। इसलिए वो खुद को बचाने के लिए अपना भेस बदल लेती हैं, अपने शरीर पर धूल और मिट्टी मल लेती हैं और बालों को उलझाकर एक जंगली सा रूप बना लेती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे किस्मत उनके साथ एक क्रूर मजाक करती है। उन्हें उम्मीद की एक हल्की सी किरण दिखती है, लेकिन उसके ठीक बाद एक और बड़ी ट्रेजेडी उनका इंतजार कर रही थी। भटकते भटकते दमयंती की मुलाकात व्यापारियों के एक बड़े काफले से होती है, जिसे सार्थ कहते हैं। उस काफले का जो लीडर था, सुचिभद्र, वो बहुत दयालु था और उसने दमयंती को अपने साथ सुरक्षित सफर करने का ऑफर दिया। ये उनके लिए उम्मीद की पहली किरण थी। और यहाँ जो कॉन्ट्रास्ट है वो देखने लायक है। एक तरफ काफिला रात में एक शांत सी झील के किनारे डेरा डालता है, जहाँ सब कुछ एकदम पीसफुल लगता है, और दूसरी तरफ आधी रात को जंगली हाथियों का एक झुंड उस कैंप पर हमला कर देता है, जिससे हर तरफ बस तबाही और मौत का मंजर होता है। वो एक पेड़ पर चढ़कर किसी तरह अपनी जान तो बचा लेती हैं, लेकिन जब वो नीचे देखती हैं तो उन्हें एहसास होता है कि वो एक बार फिर बिल्कुल अकेली रह गई हैं। उस तबाही में सिर्फ वही एक थी जो बच पाईं। इस कहानी के आखिरी हिस्से में दमयंती को आखिरकार एक पनाह मिलती है,
लेकिन यहाँ भी उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ती है। कुछ ब्राह्मणों के एक ग्रुप के साथ यात्रा करते हुए वो आखिरकार चेदी के एक समृद्ध राज्य में पहुंचती हैं। ये शहर उनके लिए एक नए मौके की तरह था। और फिर एक बहुत ही खास मुलाकात होती है। महल की बालकनी से राजमाता सुनंदा की नज़र भेस बदली हुई दमयंती पर पड़ती है। उनके मैले कुचेले रूप के बावजूद राजमाता उनके अंदर की गरिमा को पहचान लेती हैं और उन्हें अपने पास बुलवाती हैं। लेकिन दमयंती कोई साधारण नौकरी नहीं मानती। वो 3 शर्तें रखती हैं। वो किसी का झूठा खाना नहीं खाएंगी, किसी के पैर नहीं धोएंगी और पराये मर्दों से बात नहीं करेंगी। ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, ये उनके शाही स्वाभिमान को और अपने धर्म को सबसे मुश्किल हालात में भी बचाए रखने का एक तरीका था। राजमाता उनकी शर्तों को मान लेती हैं और इस तरह दमयंती एक सैरंध्री यानी कि एक शाही सहायिका के रूप में अपनी नई जिंदगी शुरू करती हैं, अपनी असली पहचान छिपाकर और हमेशा हमेशा नल की खबर का इंतजार करते हुए। चलिए, अब तक दमयंती ने जो कुछ भी सहा है उसे एक बार जल्दी से देख लेते हैं। तो उन्हें एक सुनसान जंगल में छोड़ दिया गया। वो 3 दिनों तक अकेली जिंदा रहीं। उन्होंने सुरक्षा के लिए अपनी खूबसूरती कुर्बान कर दी। एक काफिले के साथ उम्मीद मिली, पर एक भयानक हमले में सब कुछ खो दिया और आखिरकार वो चेदी राज्य पहुंची और अपना सम्मान बनाए रखते हुए एक पद हासिल किया। इस कहानी को और गहराई से समझने के लिए चलिए कुछ खास शब्दों के मतलब भी जान लेते हैं। तो पहला शब्द है बिरहनी, जिसका मतलब है वो स्त्री जो अपने प्रिय से बिछड़ने का दर्द सह रही हो। कंदमूल मतलब जंगली जड़ें और फल जो खाए जा सकते हैं। सार्थ कहते हैं व्यापारियों या यात्रियों के एक बड़े काफिले को। और सैरंध्री होती है रानी के महल में एक महिला सहायिका या साथी। और अंत में दमयंती की कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। सच्ची हिम्मत या रेजिलियंस आखिर दिखती कैसी है? क्या ये दर्द का न होना है या फिर दर्द के बावजूद उसे सहने की और आगे बढ़ते रहने की इच्छा शक्ति? दमयंती की यात्रा हमें इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है। नमस्कार। क्या कोई सफर सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना होता है या फिर वो खुद को आजमाने का एक मौका होता है? तो चलिए आज बात करते हैं तारानाथ शर्मा के एक बहुत ही मशहूर यात्रा वृत्तांत घंघसिया को उकालो काटता की। ये कहानी पहाड़ों की चढ़ाई की तो है ही, पर उससे कहीं ज्यादा ये मन के अंदर चल रहे एक जबरदस्त संघर्ष की कहानी है। तो ये जो नक्शा दिख रहा है ना, इसे सिर्फ एक मैप मत समझिए। ये तो लेखक की हिम्मत का इम्तिहान है, पूरा का पूरा मैदान है समझिए। सफ़र शुरू होता है बैदरी से और मंजिल है डडेलधुरा। और इस रास्ते का हर एक मोड़, हर एक घाटी उस कहानी का एक ज़रूरी हिस्सा है, जिसे हम अब और भी करीब से जानने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या होता है जब कोई इंसान एक गुस्सैल पहाड़ को चुनौती दे बैठता है। हाँ, क्योंकि इस कहानी में पहाड़ सिर्फ पत्थर और मिट्टी का ढेर नहीं है, वो तो एक जिद्दी अड़ियल दुश्मन जैसा है। तो फिर असली सवाल तो यही है, जब एक इंसान इस पहाड़ से टकराता है तो आखिर में जीत किसकी होती है? देखिए, हर सफर के पीछे कोई ना कोई वजह तो होती ही है, और हमारे लेखक की वजह थी देशभक्ति। ये कोई ऐशो आराम वाली छुट्टी नहीं थी ना, ये तो अपने देश की मिट्टी से जुड़ने की, उसके हर एक कोने को महसूस करने की एक जिद थी। और यही जिद उन्हें शहर के आराम को छोड़कर इन मुश्किल खड़ी पहाड़ियों तक खींच लाई। तो सफर की शुरुआत हो जाती है पैदल बैतडी से डडेलधुरा की ओर। लेकिन मजा तो तब आया जब पता चला कि पहली मुश्किल रास्ता नहीं है, बल्कि उस रास्ते पर साथ चलने के लिए कुली ढूंढना है। और ये तो बस आने वाली न जाने कितनी ही चुनौतियों की एक छोटी सी झलक थी। अब यहाँ पर ना 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं साथ साथ चल रही थीं। एक तरफ तो थे हमारे शहरी लेखक, थोड़ा वजन भी ज्यादा था और चढ़ाई चढ़ते चढ़ते उनकी सांसें फूल रही थी। और दूसरी तरफ थे वो पहाड़ी कोली, जो उतना ही बोझ लेकर ऐसे आराम से चल रहे थे जैसे कोई सुबह की सैर पर निकला हो। ये फर्क साफ दिखा रहा था कि कौन उस माहौल का हिस्सा है और कौन मेहमान। ये सफर सिर्फ पैरों से नहीं, दिल और दिमाग से भी तय हो रहा था। मतलब एक इमोशनल रोलर कोस्टर था ये पूरा। एक पल में ऐसी खुशी मिलती कि क्या कहने, और अगले ही पल मुश्किलों का एक नया पहाड़ सामने आ खड़ा होता था। तो चलिए इस जज्बाती सफर के उतार चढ़ाव को और करीब से महसूस करते हैं। जब लेखक सतबांज पहुंचे तो उन्हें एक पल को लगा कि बस मंजिल आ गई। वहां जो बल्ब थी ना, वो उन्हें कोई बाहरी चीज नहीं लगी। ऐसा लगा जैसे वो उनके अपने ही दिल का हिस्सा हो,
एकदम साफ और अपनी सी। ये वो पल था जब उनका देश प्रेम वहां की प्रकृति में पूरी तरह से घुल मिल गया था। लेकिन जैसा कि होता है, हर खुशी के बाद एक बड़ा इम्तिहान इंतजार कर रहा था, और इस कहानी में उस इम्तिहान का नाम था घनघसिया। अब लेखक के लिए ये सिर्फ एक पहाड़ी नहीं थी, नहीं, ये तो कुदरत की जिद थी, एक ऐसी ताकत जो कह रही हो आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल एक ऐसे अड़ियल जिद्दी बूढ़े की तरह जो किसी भी कीमत पर अपना रास्ता छोड़ने को तैयार ना हो। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जो शायद सबसे मुश्किल है, रात के अंधेरे में सफर। ये सिर्फ थकने की बात नहीं थी, ये तो जीने और हार न मानने की लड़ाई थी। अब लड़ाई सिर्फ शरीर की थकान से नहीं थी, बल्कि मन के डर से भी थी। सोचिए, घना अंधेरा, जंगल, अजीब अजीब सी आवाजें, और उसी के बीच से गुजरता मसान घाट का रास्ता। ये वो डर था जो किसी की भी हिम्मत तोड़ दे। जब शरीर बिल्कुल जवाब दे देता है ना, तो इंसान अपनी सबसे बुनियादी चीजों पर आ जाता है। उस वक्त एक मामूली सा गन्ना ही जिंदगी बचाने वाली चीज बन गया था। वही आखिरी ईंधन था जो जिस्म को एक एक कदम आगे बढ़ने की ताकत दे रहा था। और फिर ठीक उसी वक्त जब सारी उम्मीदें दम तोड़ने लगती हैं, इंसानियत एक फरिश्ते की तरह सामने आती है। कुछ अजनबियों ने उन्हें भुने हुए मक्के और खट्टे संतरे दिए, जो उस वक्त किसी शाही दावत से कम नहीं लग रहे थे। ये सिर्फ भूख मिटाना नहीं था, ये उस अंधेरे में उम्मीद की एक किरण थी। तो इस पूरे मुश्किल सफर ने आखिर सिखाया क्या? चलिए अब इस अनुभव से मिले सबक पर नजर डालते हैं। हर मुश्किल सफर अपने पीछे एक गहरी सीख छोड़ जाता है ना? तो लेखक के संघर्ष का, इस पूरी तकलीफ का असली मतलब क्या था? ये कहानी सिर्फ एक यात्रा के बारे में नहीं है, ये जिंदगी के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। इस सफर से कुछ बातें साफ हो जाती हैं। पहली कि असली देश प्रेम नक्शों में नहीं होता, वो तो पूरे देश को अपना घर महसूस करने में होता है। दूसरी, जब कुदरत आपको चुनौती देती है, असल में तभी आपके अंदर की ताकत बाहर आती है। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता, तब सबसे छोटी और मामूली चीजें ही जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाती हैं। और आखिर में इस पूरी कहानी का निचोड़ बस एक लाइन में है। पहाड़ चाहे कितने भी ऊंचे और मुश्किल क्यों ना हो, वो इंसान की इच्छा शक्ति से ऊंचे कभी नहीं हो सकते। यही इस सफर से मिला सबसे बड़ा और ताकतवर सबक है। अब इस कहानी को और भी गहराई से समझने के लिए चलिए इसके कुछ खास शब्दों और उनके मतलब को जानते हैं। ये शब्द इस सफर की आत्मा हैं। पहला शब्द है न्यात्रा। इसका सीधा सा मतलब है एक यात्रा पर लिखा गया निबंध या कहानी, जिसे अंग्रेजी में ट्रैवलॉग कहते हैं। ये पूरी कहानी घन घनस्या को उकालो काटता असल में एक न्यात्रा ही है। अगला शब्द है मसान घाट। इसका मतलब होता है श्मशान घाट, यानी वो जगह जहां अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सिर्फ एक जगह नहीं थी, बल्कि रात के सफर में यात्रियों के मन में बसे डर का सबसे बड़ा कारण थी। फिर आता है फिटफिटी। ये शब्द उस हालत को बताता है जब आप चढ़ाई करते करते इतने थक जाएं कि आपकी सांसें उखड़ने लगें और शरीर कांपने लगे। ये लेखक की शारीरिक बेबसी को बहुत अच्छे से दिखाता है। और आखिर में चीचिले सुंतुला। इसका मतलब है छोटे छोटे खट्टे संतरे। देखने में ये बहुत मामूली फल थे, लेकिन उस भूख और थकान की हालत में ये उन यात्रियों के लिए किसी अमृत से कम नहीं थे। तो अब एक सवाल सबके लिए। हम सबकी जिंदगी में कोई ना कोई घनघसिया की चढ़ाई जरूर होती है। तो वो कौन सी मुश्किल है जिसे पार करने के लिए हमें अपनी पूरी इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ेगी? इस पर जरूर सोचिएगा। नमस्कार। आज हम ऐसे इंसान के बारे में जानेंगे जिसका शरीर तो सीमाओं में बंधा था, लेकिन जिसका दिमाग पूरे ब्रह्मांड की सैर करता था। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्टीफन हॉकिंग के असाधारण जीवन की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि शारीरिक सीमाएं भी किसी को नहीं रोक सकती। चलिए शुरुआत करते हैं हॉकिंग के ही एक बहुत प्रेरणादायक विचार से। वो कहते थे, सितारों की ओर देखो, अपने पैरों की ओर नहीं। ये एक लाइन ही उनके पूरे जीवन का सार है। जिज्ञासा और कभी ना खत्म होने वाली उम्मीद। तो ये कहानी शुरू कहां से होती है? आइए स्टीफन हॉकिंग की जड़ों तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक जीनियस दिमाग ने आकार लेना शुरू किया। स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ 8 जनवरी 1942 को ऑक्सफोर्ड में। वो दूसरा विश्व युद्ध का दौर था और उनका परिवार लंदन पर हो रही भयानक बमबारी से बचने के लिए एक महफूज जगह की तलाश में वहां गया था। आपको जानकर शायद हैरानी हो, पर स्कूल में वो कोई टॉपर नहीं थे, एक एवरेज स्टूडेंट थे। लेकिन उनका दिमाग,
उनकी क्रिएटिविटी इतनी कमाल की थी कि दोस्त उन्हें मजाक में आइंस्टाइन कहकर बुलाते थे। मतलब साफ है, उनके साथियों ने उनकी छिपी हुई प्रतिभा को बहुत पहले ही पहचान लिया था। और देखिए, सिर्फ 13 साल की उम्र में उन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जो हैरान करने वाला था। पुरानी घड़ियों और रेडियो के बेकार पुर्जों को जोड़कर एक चलता फिरता कंप्यूटर बना दिया। यहीं से पता चलता है कि चीजें कैसे काम करती हैं, इसे समझने का जुनून उनमें शुरू से ही था। उनकी जिंदगी एक असाधारण रास्ते पर थी, लेकिन तभी एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई की शुरुआत कर दी। जब वो सिर्फ 21 साल के थे, कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे, तब उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर मिली। उन्हें ALS यानी मोटर न्यूरॉन नाम की बीमारी हो गई थी। शुरुआत में उनकी जुबान लड़खड़ाने लगी, शरीर का संतुलन बिगड़ने लगा, और डॉक्टरों ने जो कहा वो सुनकर किसी के भी पैरों तले जमीन खिसक जाए। उन्होंने कहा, आपके पास जीने के लिए सिर्फ 2 साल हैं। सोचिए, ये उनकी जिंदगी का कितना बड़ा, कितना भयानक पल रहा होगा। जाहिर है, शुरुआत में वो गहरे डिप्रेशन में चले गए, कोई भी चला जाता। लेकिन फिर उनकी जबरदस्त इच्छा शक्ति जागी और उन्होंने फैसला किया कि वो अपना बचा हुआ समय मानवता के नाम कर देंगे। तो अब देखते हैं कि कैसे उनका दिमाग ऊंची उड़ान भरता रहा, भले ही उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ता गया। ये इच्छा शक्ति की जीत की कहानी है। इस मुश्किल सफर में वो अकेले नहीं थे। 1965 में उन्होंने जेन वाइट से शादी की, जो सच में उनकी ताकत का सबसे बड़ा सहारा बनी, और उनके 3 बच्चे भी हुए। अब यहां ना उनकी जिंदगी का एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ उनका शरीर धीरे धीरे जवाब दे रहा था। 1969 आते आते वो व्हीलचेयर पर आ गए, और 1985 में तो उनकी आवाज भी पूरी तरह चली गई। और दूसरी तरफ था उनका दिमाग, जो हर सीमा को तोड़कर नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा था। उन्हें कैम्ब्रिज में गणित का लुकासियन प्रोफेसर बनाया गया। ये वही पोस्ट है जो कभी महान आइजैक न्यूटन के पास थी, और एक खास कंप्यूटर के जरिए वो अपने क्रांतिकारी विचार पूरी दुनिया तक पहुंचाते रहे। तो उनके इस असीम दिमाग ने हमें ब्रह्मांड के बारे में क्या सिखाया? चलिए अब उनके उन कमाल के वैज्ञानिक योगदानों पर नजर डालते हैं, जिन्होंने हमारी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया। उनकी सबसे मशहूर खोजों में से एक है हॉकिंग रेडिएशन। ये थ्योरी क्या कहती है? ये कहती है कि ब्लैक होल, जैसा कि हम सोचते हैं, पूरी तरह से काले नहीं होते, बल्कि वो भी ऊर्जा छोड़ते हैं, चमकते हैं और एक दिन भाप बनकर उड़ जाते हैं। उनका सबसे बड़ा काम था फिजिक्स की 2 सबसे बड़ी थियरीज, क्वांटम थियरी और जनरल रिलेटिविटी, को एक साथ जोड़ना। और इसी से ये साबित हुआ कि हमारा ब्रह्मांड एक विलक्षणता, मतलब एक सिंगुलैरिटी से शुरू हुआ था। उन्होंने वर्म होल पर भी रिसर्च की, जिन्हें स्पेस में टाइम ट्रैवल के लिए शॉर्टकट या सुरंग माना जाता है। उन्होंने अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम जैसी बेस्टसेलर किताब लिखी, जिसने मुश्किल विज्ञान को आम लोगों तक पहुंचा दिया। और एक दिलचस्प बात, ब्रह्मांड के अंधेरे से पैदा होने का उनका जो आइडिया है ना, वो कहीं ना कहीं हमारे प्राचीन ऋग्वेद की सोच से भी मिलता जुलता है। अपनी जिंदगी के आखिरी सालों में हॉकिंग सिर्फ एक वैज्ञानिक नहीं रहे, वो मानवता के लिए एक संरक्षक भी बन गए। उन्होंने अपने मंच का इस्तेमाल हमें आने वाले कुछ बड़े खतरों से सावधान करने के लिए किया। उन्होंने साफ साफ 3 बड़े खतरों के बारे में चेतावनी दी: परमाणु युद्ध, ग्लोबल वार्मिंग और बिना किसी कंट्रोल के बढ़ती हुई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। AI के बारे में तो उनकी चेतावनी बहुत सीधी और साफ थी। उन्होंने कहा था, हमें AI को कंट्रोल करना होगा, इससे पहले कि AI हमें कंट्रोल करने लगे। चलिए अब आखिर में विज्ञान और हम सब के लिए प्रेरणा के तौर पर उनकी विरासत को समझते हैं। एक ऐसी विरासत जो हमेशा गूंजती रहेगी। ये टाइमलाइन देखिए, डॉक्टरों ने उन्हें 2 साल दिए थे, लेकिन उन्होंने 55 साल तक दुनिया को अपनी सोच से बदला। 1963 में बीमारी का पता चला और 2018 में 76 साल की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्होंने हर भविष्यवाणी को गलत साबित कर दिया। आखिर में उनकी कहानी इसी एक शक्तिशाली तुलना पर आकर खत्म होती है। उनका शरीर भले ही सीमित था, नाजुक था, एक कुर्सी में बंधा हुआ था, लेकिन उनकी बौद्धिक विरासत, वो अनंत है, अमर है और हर बंधन से आजाद है। उन्होंने पूरी दुनिया को यह साबित करके दिखा दिया कि इच्छा शक्ति, ज्ञान और कर्म, ये तीनों मिलकर एक ऐसी ट्रिपल पावर बनाते हैं जो किसी भी मुश्किल को पार कर सकती है। यही उनका सबसे बड़ा संदेश था। हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। अगर एक इंसान का दिमाग ब्रह्मांड के बारे में हमारी सोच को इतना बदल सकता है, तो सोचिए हम सब मिलकर जो सितारों की तरफ देख रहे हैं, हमारी सामूहिक क्षमता क्या होगी।
नमस्कार। कभी ऐसा लगा है जैसे पहाड़ अपनी ओर खींच रहे हों? आज हम सब मिलकर माधव प्रसाद घिमरे की एक बहुत ही मशहूर नेपाली कविता हमिलाई बोलाउँछन् हिमचुली की दुनिया में खो जाएंगे। ये एक ऐसा सफर होने वाला है जो हमें सीधा हिमालय के दिल तक ले जाएगा। तो हमारा सफर इसी एक दमदार सवाल से शुरू होता है। सोचिए, क्या होता है जब पहाड़ आपका नाम पुकारते हैं? असल में यही सवाल तो इस पूरी कविता की जान है, जो हमें फौरन अपनी दुनिया में खींच लेता है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसे लिखने वाले की, माधव प्रसाद घिमेरे, जो नेपाल के राष्ट्रकवि हैं। देखिए, उनकी ये कविता सिर्फ एक कविता नहीं है, ये तो प्रेम और राष्ट्रवाद का एक ऐसा जबरदस्त मेल है जिसमें नेपाल की पहचान साफ झलकती है। तो ये कविता आप कह सकते हैं 4 खास धागों से बुनी हुई है। पहला है कुदरत के साथ एक गहरा रूहानी कनेक्शन। दूसरा है राष्ट्रीय गौरव, जहां हिमालय देश की पहचान का सिंबल है। तीसरा है वो कभी हार न मानने वाला गोरखाली जज्बा। और चौथा है सवाई लोक धुन, जो इस कविता को एक म्यूजिकल पारंपरिक बेस देती है। तो चलिए अब इस सफर की शुरुआत करते हैं। कविता शुरू होती है बर्फ से ढकी चोटियों के एक जादुई बुलावे से, एक ऐसा बुलावा जिससे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। सफर का जो पहला हिस्सा है वो तो पूरी तरह से खुशी और जोश से भरा हुआ है। हिमचूली मतलब जो बर्फीली चोटियां हैं वो मुसाफिरों को आवाज दे रही हैं। उकाली यानी वो जो सीधी खड़ी चढ़ाई होती है वो भी इस एक्साइटमेंट में एकदम हल्की फुल्की लग रही है। और फिर जब देवराली पर यानी आराम करने वाली जगहों पर रुकते हैं तो मुसाफिर बस यही सोचते हैं कि काश यहाँ का साफ पानी पिएं और कोई लोक धुन गुनगुनाएं। और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वहां का जीवन और भी धड़कता हुआ महसूस होता है। हमें एक गडरिन दिखती है जो एक चट्टान पर बैठी अपने बछड़ों को बड़े प्यार से आवाज दे रही है, लाला, ओदी, मिनी। ये आवाज पहाड़ों की जिंदा दिल जिंदगी का कितना खूबसूरत सबूत है ना? लेकिन ये सफर सिर्फ एक चढ़ाई चढ़ना भर नहीं है। ये जो मुसाफिर हैं वो हिमाल को बूटी की तलाश में है, यानी हिमालय की एक खास जड़ी बूटी। पर असल में ये जड़ी बूटी सिर्फ एक पौधा नहीं, बल्कि ज्ञान, शांति और देश की पहचान को खोजने का एक बहुत ही गहरा सिंबल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रास्ते में इन मुसाफिरों को कौन कौन से अनोखे जीव जंतु और पेड़ पौधे मिलते हैं। ये कविता हिमालय की कुदरती दुनिया की एक ऐसी तस्वीर खींचती है मानो सब कुछ हमारी आंखों के सामने हो रहा हो। कविता में देखिए कैसे कस्तूरी मृग जैसे जानवरों को खूबसूरत बुके फूलों के साथ जोड़ा गया है। ये सिर्फ देखने की बात नहीं है, ये तो खुशबू और नज़ारे का एक ऐसा कमाल का मेल है जो सिर्फ इतनी ऊंचाइयों पर ही मिल सकता है। और यहाँ पर कुदरत के और भी कई कमाल देखने को मिलते हैं, जैसे नेपाल का राष्ट्रीय पक्षी डैनफे अपने 9 रंगों वाले पंख फैलाता हुआ। फिर है धूपिया के पेड़ यानी जुनिपर, जो ऐसे लगते हैं मानो उत्तर दिशा की ओर इशारा कर रहे हों। ऊंची ऊंची ढलानों पर भेड़े और चौरी यानी याक घास चरते हुए दिखते हैं। और कभी कभी तो इंद्रधनुष भी घने हरे जंगलों को छूता हुआ नजर आता है। लेकिन अब कहानी का मिजाज थोड़ा बदलता है। सफर अब और भी मुश्किल और खतरनाक होने लगता है। अब ये यात्रा मुसाफिर के जिस्मानी और रूहानी दोनों तरह के हौसले का असली इम्तिहान लेती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है, मुश्किलें भी आसमान छूने लगती हैं। मुसाफिरों को छंगाछुर जैसी बिल्कुल सीधी खड़ी चट्टानों से होकर गुजरना पड़ता है। और बचने के लिए ओडार यानी जो कुदरती गुफाएं होती हैं उनमें पनाह लेनी पड़ती है। ये मुश्किलें वाकई जानलेवा हैं। और बस इन्हीं मुश्किलों के बीच हमें इस कविता का असली फलसफा, इसकी असली सोच देखने को मिलती है। एक बहुत ही दमदार लाइन जो इज्जत, हिम्मत और कभी न झुकने वाले जज्बे को दिखाती है। कविता कहती है, मैदानों में सिर झुकाकर जीने से तो बेहतर है कि चोटियों पर शान से मर जाया जाए। तो कविता का जो सेंट्रल मैसेज है वो इसी चॉइस को दिखाता है, शान से मरना या बेइज्जती में जीना। यहाँ पर जो चोटियां हैं वो इज्जत और बहादुरी का सिंबल है, और जो निचले मैदान है वो गुलामी और हार का। चलिए अब सफर के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुँचता है और हम देखेंगे कि उस मंजिल को पाने का असली मतलब क्या है। तो सबसे बड़ा मकसद है शिखर, यानी सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचना और वहां से उस अनदेखी दुनिया को देखना। लेकिन ये सिर्फ एक खूबसूरत नज़ारा देखने जैसा नहीं है,
इसका असली मतलब है समझ के एक नए लेवल पर पहुंचना और अपने अंदर की हिम्मत को, अपनी रूह की ताकत को साबित करना। तो इस पूरे सफर का फ्लो कैसा रहा? देखिए, सबसे पहले हिमचुली का एक बुलावा आता है, फिर शुरू होती है खुशी से भरी चढ़ाई। रास्ते में पहाड़ों की खूबसूरत दुनिया से मुलाकात होती है, फिर ऊंचाई पर जानलेवा खतरों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद आती है कभी न झुकने की कसम और आखिर में जाकर अपनी मंजिल, अपने शिखर पर पहुंचते हैं। और यही बात हमें गोरखारी जज्बे की जड़ तक ले जाती है। ये वही कभी हार न मानने वाला एटीट्यूड है जो इस कविता में दिखाया गया है। एक ऐसा एटीट्यूड जहां मुश्किलों को फक्र की वजह माना जाता है और इंसान को हमेशा हिमालय की तरह सिर उठाकर सीधा खड़ा रहना चाहिए। और आखिर में ये कविता हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो इसके सदियों पुराने मैसेज को हमारी आज की जिंदगी से जोड़ता है। सोचने वाली बात है कि हम सब अपनी अपनी जिंदगी में किस शिखर की तरफ बढ़ रहे हैं। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं भगीरथी श्रेष्ठा की एक बहुत ही दमदार नेपाली कहानी मातृत्व के बारे में। ये कहानी है त्याग की, सेल्फ रिस्पेक्ट की और एक माँ की उस जबरदस्त ताकत की जो किसी भी मुश्किल के सामने घुटने नहीं टेकती। कहानी में आगे बढ़ने से पहले चलिए एक सवाल पर सोचते हैं। एक माँ की सबसे बड़ी ताकत आखिर होती क्या है? क्या वो उनका प्यार है, उनका बलिदान, या फिर कुछ और? यही सवाल मातृत्व कहानी के बिल्कुल दिल में बसा है। तो चलिए कहानी की दुनिया में चलते हैं। हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है ममता, जिनकी जिंदगी एक बहुत बड़े हादसे की वजह से पूरी तरह बदल चुकी है। एक प्लेन क्रैश में अपने पति को खोने के बाद ममता बिल्कुल अकेली पड़ जाती हैं। उन्हें लगता है जैसे वो एक अंधेरी खाली सुरंग में फंस गई हैं, जहां कोई रास्ता नहीं है। और यही अकेलापन, यही असुरक्षा की भावना कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाती है। इस अकेलेपन के बीच ममता को एक टेकने हांगा की जरूरत महसूस होती है, मतलब एक ऐसी मजबूत डाली जिसका वो सहारा ले सके। देखे, उन्हें सिर्फ एक पति नहीं चाहिए था, उन्हें तो एक ऐसे सच्चे और निस्वार्थ प्यार की तलाश थी जो उन्हें और उनके बच्चों को इमोशनल सिक्योरिटी दे सके। और बस तभी उनकी जिंदगी में एंट्री होती है सुबोध की। वो उनके गुजर चुके पति का दोस्त है और पहली नजर में ऐसा लगता है कि शायद यही वो सहारा है जिसकी ममता को इतनी तलाश थी। लेकिन क्या सच में वो वैसा ही है जैसा वो दिखता है? यहां कहानी का जो मेन कॉन्फ्लिक्ट है ना, वो बिल्कुल साफ हो जाता है। एक तरफ थे ममता के पति, जो अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकते थे, बिल्कुल निस्वार्थ। और दूसरी तरफ है सुबोध, जिसे बच्चे अपनी जिंदगी में एक रुकावट लगते हैं। जमीन आसमान का यही फर्क कहानी को आगे बढ़ाता है। बहुत जल्द सुबोध के अच्छे इंसान होने का जो मुखौटा था वो उतरने लगता है। ममता को एक एक करके ऐसे रेड फ्लैग्स दिखने लगते हैं जो सुबोध के असली चेहरे की तरफ इशारा कर रहे थे। पहली और शायद सबसे बड़ी वार्निंग ममता को अपने ही बेटे से मिलती है। कहते हैं ना, बच्चे वो महसूस कर लेते हैं जो बड़े नहीं देख पाते। जब बेटा कहता है कि सुबोध का प्यार पापा जैसा सच्चा नहीं है, तो ममता के दिल में शक का पहला बीज पड़ जाता है। और फिर होता है हलवे वाला किस्सा। सुनने में ये बहुत छोटी सी बात लगती है, लेकिन ये सुबोध के स्वार्थ को आईने की तरह साफ कर देती है। जब वो बच्चों के हिस्से का हलवा भी मांग लेता है, तो ये ममता के मां होने पर एक सीधा हमला था। ये उसके पति से बिल्कुल उल्टा था, जो बच्चों के खाने से पहले एक निवाला भी नहीं लेते थे। ये छोटा सा पल सुबोध के कैरेक्टर की पूरी सच्चाई बता देता है। सुबोध अब लगातार ममता पर दबाव बना रहा है कि बच्चों को बोर्डिंग स्कूल भेज दो। अब ममता एक बहाने की जिंदगी जीने पर मजबूर हो गई हैं, मतलब एक ऐसी घुटन भरी जिंदगी जहां बाहर से तो मुस्कुराना पड़ रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूट रही हैं। और अब कहानी उस क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, उस मोड़ पर जहां एक हादसा ममता के लिए सब कुछ बदल कर रख देगा और उन्हें एक बड़ा फैसला लेने पर मजबूर कर देगा। जब ममता की बेटी चंद्रमा का एक्सीडेंट होता है, तब सुबोध का असली पत्थर दिल चेहरा सबके सामने आ जाता है। सोचिए, एक तरफ मां पागलों की तरह अपनी बेटी को सड़कों पर ढूंढ रही है और दूसरी तरफ सुबोध बिस्तर पर लेटकर आराम से किताब पढ़ रहा है। और हद तो तब हो जाती है जब वो अस्पताल जाने से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाता है। ये उसकी बेपरवाही की इंतहा थी। और उसके ये शब्द, पुलिस हमें सूचित कर देगी। जरा सोचिए, इन शब्दों में कितनी ठंडक है, कितना बेगानापन है। ये एक लाइन ही काफी थी ये बताने के लिए कि उसे ममता या उसके बच्चों से रत्ती भर भी लगाव नहीं है। बस यही वो पल था जिसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रह सकता था।
इस भयानक सच को जानने के बाद ममता टूटती नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक नई ताकत जागती है। ये उनके लिए एक तरह का अवेकनिंग मोमेंट था, जब वो फैसला करती हैं कि अब वो अपनी जिंदगी और अपनी पहचान वापस लेकर रहेंगी। ममता के अंदर का दबा हुआ गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरफ फट पड़ता है। उन्हें साफ दिखने लगता है कि सुबोध कोई सहारा नहीं, बल्कि एक शिकारी है जो सिर्फ उनका फायदा उठाना चाहता था। उन्हें एहसास होता है कि उनके बच्चे, जो उनके सूर्य और चंद्रमा हैं, वही उनकी असली दुनिया है। और फिर आता है वो फाइनल फैसला। ममता अपनी चुप्पी तोड़ देती हैं। वो एक झूठे जहरीले रिश्ते को छोड़कर अपने बच्चों को चुनती हैं। उनकी ये शब्द, मुझे मेरी आज़ादी दो, ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनकी ताकत और उनके आत्मसम्मान का ऐलान था। सुबोध के जाने के बाद ममता को कोई बोझ महसूस नहीं होता, बल्कि एक अजीब सी शांति महसूस होती है। ऐसा लगता है जैसे सच्चाई के ठंडे पानी ने उनके ऊपर के सारे धोखे और दर्द को धो डाला हो। वो आखिरकार आज़ाद महसूस करती हैं, शांत और अपने आप में पूरी। कहानी का अंत बहुत ही दिल को छू लेने वाला है। उस रात वो अपने सोते हुए बेटे के सिर पर हाथ फेरकर उसे भरोसा दिलाती हैं वो अब कभी नहीं आएगा। और इसी वादे में, एक माँ होने की अपनी भूमिका को पूरी तरह से अपनाने में, उन्हें अपनी असली खुशी मिलती है। तो इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? पहली बात कि एक माँ का प्यार सबसे ऊपर होता है। दूसरी, झूठी हमदर्दी को पहचानना और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए खड़ा होना कितना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात कि इज्जत और सम्मान के साथ जीना ही असल में सच्ची जीत है। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं। अपनी पर्सनल खुशी और अपनी गहरी जिम्मेदारियों के बीच की लाइन कहाँ खींची जानी चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ढूंढना पड़ता है। नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करेंगे ना, जो टेक्नोलॉजी और पुरानी लोक कथाओं का एक कमाल का मिक्सचर है। आप सोचकर देखिए, क्या हो अगर आपके कंप्यूटर का एंटीवायरस कोई मामूली सा प्रोग्राम ना होकर एक असली दमदार पौराणिक योद्धा हो, एक ऐसा वॉरियर जो डिजिटल दुनिया में राक्षसों से लड़ता हो। हाँ, बस यही सवाल तो इस पूरी कहानी का बेस है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां कोड की जो लाइनें होती हैं ना, वो एक जीता जागता कैरेक्टर बन जाती हैं। मतलब उसकी अपनी एक पहचान है, अपनी हिम्मत है और लड़ने का एक अलग ही जज्बा है। तो फिर देर किस बात की? चलिए जानते हैं कि ये डिजिटल योद्धा पैदा कैसे हुआ। तो कहानी का जो मेन कैरेक्टर है वो है पेशल। बहुत ही टैलेंटेड और कह सकते हैं क्रिएटिव टेक्नीशियन। अब उसने एक एंटीवायरस बनाया जो बाकियों से एकदम हटकर था। उसने इसे सिर्फ एक टूल की तरह नहीं देखा, नहीं, उसने इसे एक पहचान दी और इसका नाम रखा गोरखा। ये नाम गोरखाली समुदाय की बहादुरी और उनकी हिम्मत को दिखाता है। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये उस सॉफ्टवेयर को दी गई एक कल्चरल आइडेंटिटी थी, एक पहचान। और अब आता है कहानी में असली ट्विस्ट। हुआ ये कि पेशल ने ये एंटीवायरस अपने दोस्त सतपाल के कंप्यूटर में डाला, जो मतलब बुरी तरह से वायरस से भरा हुआ था। और जैसे ही उसने इंस्टॉल किया, स्क्रीन पर कोई लोडिंग बार या इंस्टॉलेशन विंडो नहीं आई। नहीं, स्क्रीन पर अचानक एक भयानक सा दिखने वाला योद्धा सामने आ गया। सतपाल तो देखकर एकदम हैरान। ये कोई प्रोग्राम थोड़ी था, ये तो एक अवतार था। तो सवाल ये है कि ये डिजिटल वॉरियर दिखता कैसा था? जरा देखिए। उसके सर पर नुकीले सींग, चेहरा इतना खौफनाक कि कोई भी वायरस उसे देखकर ही कांप जाए। शरीर पर उसने पेड़ की छाल के कपड़े पहने हुए थे और कंधे पर एक झोला टांग रखा था। और फिर अचानक कंप्यूटर के स्पीकर से एक जोरदार दहाड़ गूंजी। मतलब ये तो साफ हो गया था कि ये डिजिटल दुनिया का कोई मामूली सिपाही नहीं है। और बस उसी दहाड़ के साथ शुरू हो गया फाइलों को बचाने का असली महासंग्राम। तो अब गोरखे का सामना हुआ एक के बाद एक 5 खतरनाक वायरल मॉन्स्टर्स से। सबसे पहले आया ब्रॉन्टोक। ये एक कई सिरों वाला दैत्य था जो सिस्टम में हजारों डुप्लीकेट फोल्डर बनाए जा रहा था। गोरखे ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधा उसका गला घोंट दिया। उसके ठीक बाद आया मेमोरी वायरस, एक बालों वाला भयानक सा राक्षस जो फाइलों से डेटा का मानो खून चूस रहा था। गोरखे ने इसे भी अपनी ताकत से कुचल दिया, पर उस राक्षस ने जाते जाते गोरखे के पैर पर काट लिया। तीसरा दुश्मन था अदर वायरस, जो एक बवंडर की तरह पूरे सिस्टम को स्लो कर रहा था। गोरखे ने अपने झोले से एक विस्फोटक गोली निकाली और बूम, उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन लड़ाई अभी बाकी थी। चौथा था द थीफ, एक चोर वायरस जो पासवर्ड चुराने की कोशिश में था। उसने गोरखे के दूसरे पैर पर हमला कर दिया और हमारा वॉरियर लड़खड़ाकर गिर पड़ा।
और सोचिए, जब गोरखे घायल जमीन पर था तब आया 5वां वायरस, एक छोटा सा बैंगनी रंग का बूट सेक्टर वायरस, और वो उसकी कमजोरी का मजाक उड़ाते हुए उसे गुदगुदाने लगा। लगातार एक के बाद एक लड़ाइयों ने उस महान योद्धा पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई थी जहां हमारा हीरो, हमारा प्रोटेक्टर, खुद हारने की कगार पर खड़ा था। ये जो नए और अनजान वायरस थे, उनके लगातार हमलों से गोरखे अब बुरी तरह घायल हो चुका था। उसकी डिजिटल एनर्जी, आप कह सकते हैं, खत्म हो रही थी। उसका शरीर कमजोर पड़ता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर से डिजिटल खून बह रहा हो। हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसका शरीर सूखी लकड़ी की तरह पीला और एकदम बेजान सा दिख रहा था। उसकी आंखों की वो चमक अब फीकी पड़ रही थी। और ठीक उसी पल अपनी बची खुची सारी ताकत लगाकर उस घायल योद्धा ने मदद के लिए आवाज लगाई। एक ऐसी आवाज जो पूरे सिस्टम में गूंज गई, मुझे तुरंत अपडेट करो। बस यही वो मोमेंट था जिसने पूरी लड़ाई का पासा पलट दिया। हीरो की आवाज सुन ली गई थी और उसे वो शक्ति मिली जिसकी उसे उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। अब बारी थी फाइनल विक्ट्री की। फटाफट कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट किया गया और जैसे ही अपडेट शुरू हुआ, डेटा की एक तेज धार गोरखे के शरीर में नए खून की तरह दौड़ने लगी। उसे सिर्फ नई एनर्जी ही नहीं मिली, बल्कि नए खतरों से लड़ने के लिए नई इंफॉर्मेशन और नए हथियार भी मिल गए। तो अपडेट का असर क्या हुआ, ये आप यहां साफ देख सकते हैं। अपडेट से पहले वो पीला पड़ चुका था, घायल था, कमजोर था और लगाई हारने वाला था। लेकिन अपडेट के बाद, अरे वाह, उसका शरीर शक्ति से चमक रहा था। उसकी मसल्स और भी मजबूत हो गई थीं और वो आखिरी जीत के लिए पूरी तरह से तैयार था। और फिर जो हुआ वो सच में देखने लायक था। इस नई एनर्जी के साथ गोरखे पहले से भी कहीं ज्यादा ताकतवर होकर खड़ा हुआ और उसने एक ही झटके में बचे खुचे सारे वायरसों को मसल कर रख दिया। कंप्यूटर की एक एक फाइल को उसने पूरी तरह से क्लीन कर दिया। तो चलिए इस पूरी डिजिटल लड़ाई को एक बार फटाफट से रिकैप करते हैं। सतपाल का पीसी वायरस से भरा और स्लो था। पेशल ने उसमें अपना गोरखे एंटीवायरस इंस्टॉल किया। गोरखे ने 5 खतरनाक वायरल मॉन्स्टर्स से लड़ाई की। इस लड़ाई में वो घायल और कमजोर हो गया और उसने अपडेट के लिए आवाज लगाई। इंटरनेट से मिले अपडेट ने उसे नई पावर दी, जिससे वो लड़ाई जीत गया। और आखिर में कंप्यूटर फिर से चकाचक एकदम नया और सेफ हो गया। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक वायरस और एंटीवायरस की लड़ाई की नहीं है, इसके कुछ गहरे मतलब भी हैं। पहला, एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, मतलब टेक्नोलॉजी को एक इंसानी चेहरा देना ताकि हम मशीनों से बेहतर तरीके से कनेक्ट कर सकें। दूसरा है कल्चरल प्राइड, जहां गोरखाली पहचान को हिम्मत और भरोसे का सिंबल बनाकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ा गया है। और शायद सबसे बड़ा सबक ये है कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में आप कितने ही पावरफुल क्यों ना हो, नए खतरों से बचने के लिए आपको लगातार अपडेट होते रहना ही पड़ेगा। और यहीं पर यह कहानी हमें आज के दौर के एक बहुत ही जरूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। जैसे जैसे एआई और भी ज्यादा इंसानी होता जा रहा है, आने वाले वक्त में हम एक मामूली टूल और एक असली हीरो के बीच का फर्क आखिर कैसे तय करेंगे? सोचिएगा जरूर इस बारे में। नमस्कार। अच्छा, क्या होगा अगर आस पड़ोस के लोग, दोस्त और साथी सब मिलकर एक ऐसी ताकत बन जाएं जो बड़ी बड़ी कंपनियों को भी टक्कर दे सके? आज हम इसी पावरफुल आइडिया को समझने वाले हैं, सहकारी। देखिए, ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये एक पूरा आंदोलन है जो समुदायों को जमीन से उठाकर आसमान तक पहुंचा सकता है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना? और इसका जवाब हम सब कहीं ना कहीं जानते हैं। जरा एक अकेले किसान के बारे में सोचिए, जो अपनी फसल का सही दाम पाने के लिए हर रोज संघर्ष कर रहा है। या फिर उस कारीगर के बारे में जिसकी कला बड़े बाजार में कहीं खो सी जाती है। अकेले अपने दम पर बड़े सपने पूरे करना सिर्फ मुश्किल नहीं, कभी कभी तो नामुमकिन सा लगता है। और बस यही वो चुनौती है जिसका जवाब सहकारी मॉडल में छिपा है। असल में सारी दिक्कत यहीं से शुरू होती है। जब किसी के पास पैसा लिमिटेड हो, साधन कम हो और बाजार तक पहुंच भी न के बराबर हो, तो विकास का रास्ता बहुत ही मुश्किल हो जाता है। एक अकेले इंसान की मेहनत अक्सर बड़े बाजार की ताकतों के सामने बहुत छोटी पड़ जाती है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। वो पुरानी कहावत तो याद ही होगी, एकता में शक्ति है। बस कल्पना कीजिए कि हजारों छोटी छोटी पानी की धाराएं मिलके एक शक्तिशाली नदी बन जाती हैं। एक ऐसी ताकत जिसे कोई नहीं रोक सकता।
ये सिर्फ एक कहावत नहीं है, यही सहकारी का असली जादू है। तो आखिर ये सहकारी है क्या? बिल्कुल सीधे शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा बिजनेस है जिसके मालिक कोई और नहीं बल्कि इसके सदस्य ही होते हैं। यहाँ लोग अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं ताकि मिलकर वो लक्ष्य हासिल कर सकें जो अकेले करना शायद मुमकिन ही नहीं था। और सबसे जरूरी बात, यहाँ बॉस कोई और नहीं, सदस्य खुद होते हैं। तो ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है। इसके पीछे कुछ बहुत ही सरल लेकिन बेहद शक्तिशाली सिद्धांत हैं। चलिए एक तरह से इसके इंजन को खोलकर देखते हैं कि आखिर इसे चलाता क्या है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी प्रिंसिपल है आजादी। किसी को भी सहकारी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसके दरवाजे उन सभी के लिए खुले हैं जो इसकी सेवाओं का फायदा उठाना चाहते हैं और साथ में जिम्मेदारी लेने को भी तैयार हैं। यही खुलापन विश्वास की पहली और सबसे मजबूत नींव रखता है। अब ये जो विचार है ना, ये सच में क्रांतिकारी है। सोचिए, एक आम कंपनी में जिसके पास ज्यादा शेयर्स होते हैं उसकी ज्यादा चलती है, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। चाहे किसी ने 100 रुपए लगाए हों या 10,000, हर सदस्य को सिर्फ एक वोट का अधिकार मिलता है। मतलब असली पावर पैसे में नहीं, लोगों के हाथ में होती है। और तीसरा सिद्धांत ये पक्का करता है कि मेहनत का फल सही लोगों तक पहुंचे। सदस्य ही अपनी बचत से इसकी पूंजी बनाते हैं, और जब सहकारी को मुनाफा होता है तो वो पैसा बाहर के इन्वेस्टर्स की जेब में नहीं बल्कि वापस सदस्यों में ही बांटा जाता है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां आपकी मेहनत सीधे आपकी तरक्की बन जाती है। तो इसे और भी सरल शब्दों में समझते हैं। पहला कदम, सब लोग अपने छोटे छोटे पैसे या साधन जो भी है उसे एक साथ लाते हैं। दूसरा कदम, फिर सब मिलकर एक साथ बैठकर तय करते हैं कि इन संसाधनों का सबसे अच्छा इस्तेमाल कैसे किया जाए। और तीसरा कदम, जो भी फायदा होता है उसे आपस में बराबर बांट लिया जाता है। कितना सीधा और कितना शक्तिशाली तरीका है ना? अब तक हमने एक सदस्य के नजरिए से इसे देखा। चलिए अब जरा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि जब हजारों ऐसी समितियां मिलकर काम करती हैं तो पूरे देश पर इसका क्या असर होता है। ये कहानी सिर्फ एक इंसान की सफलता की नहीं बल्कि पूरे देश की तरक्की की है। किसी भी मॉडर्न इकोनॉमी को ना एक 3 पैरों वाले स्टूल की तरह सोच सकते हैं। एक पैर है सरकार यानी पब्लिक सेक्टर, दूसरा है निजी क्षेत्र मतलब बड़े बड़े बिजनेस, और तीसरा उतना ही मजबूत और जरूरी पैर है सहकारी क्षेत्र। यही वो तीसरा पैर है जो अर्थव्यवस्था को संतुलन और स्थिरता देता है, ये पक्का करते हुए कि विकास में आम लोग और समुदाय पीछे ना छूट जाएं। तो जमीन पर इसका असर दिखता कैसा है? सोचिए, ये एक पेड़ की तरह है। सहकारी समितियां स्थानीय स्तर पर पूंजी की जड़ें फैलाती हैं, जिससे गरीबी कम होती है। वो लोगों में बिजनेस करने के, उद्यमिता के बीज बोती हैं और सबसे बढ़कर आत्मनिर्भरता की शाखाओं को मजबूत करती हैं। और जब ऐसे हजारों पेड़ एक साथ बढ़ते हैं तो देश की अर्थव्यवस्था का जंगल अपने आप घना और मजबूत हो जाता है। संसाधनों को मिलाकर सहकारी समितियां एक ऐसा प्रभाव पैदा करती हैं जो पूरे राष्ट्र को मजबूत करता है। ये बात बिल्कुल सच है। ये एक छोटी लहर की तरह शुरू होता है जो धीरे धीरे पूरे समाज में फैलकर एक शक्तिशाली सुनामी बन जाती है, एक सकारात्मक बदलाव की सुनामी। यही है मिलकर काम करने की सबसे बड़ी ताकत। तो अंत में बस इस सवाल पर विचार करें, अगर एक अकेले इंसान का संघर्ष एक अकेला शांत सुर है तो जरा सोचिए, जब हजारों आवाजें एक साथ एक सुर में गाती हैं तो वो कितनी खूबसूरत और कितनी शक्तिशाली धुन बना सकती हैं। सहकारी समितियां हमें यही याद दिलाती हैं कि हम साथ मिलकर कुछ भी हासिल कर सकते हैं।